हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनएमआर के बारे में। ठीक है, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके बीटेक के लिए। इससे पहले आप दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, यूवी एंड आईआर। एनएमआर इज़ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियस, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और रेजोनेंस मतलब मैचेस ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। न्यूक्लियस, आपके एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस न्यूक्लियस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और इनकी फ्रीक्वेंसीज मैच होंगी और उस चेंजेस को हम जो है पढ़ेंगे। ओके, तो एनएमआर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपके एटम्स, आपके जो न्यूक्लियाई है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। किसमें? रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन में। रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन की जो रेंज है वो 4 to 900 मेगाहर्ट्ज़ है। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी में हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम देखेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करी जाएगी एटम के द्वारा। ठीक है, और वो रेंज जो होगी वो 4 से 900 मेगाहर्ट्ज़ तक होगी। जो टेक्निक हम लोगों को पढ़नी है वो है HNMR। ओके, HNMR यानी हाइड्रोजन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हम बेसिकली ये पता लगाएंगे कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और वो जो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं इसमें वो कितने टाइप के हैं, यानी उनकी क्या सराउंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ओके, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोई भी एटम या एलिमेंट कब एनएमआर एक्टिव होता है और कब एनएमआर इनएक्टिव होता है। ओके, एनएमआर एक्टिव होने के लिए हमारे एटम की क्या क्राइटेरिया है? जो एटम है उसका एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर अगर दोनों ही ऑड हैं तो वो एनएमआर एक्टिव है। ओके, अगर एटॉमिक मास इवन है और एटॉमिक नंबर ऑड है, जैसे कि नाइट्रोजन 14 का एटॉमिक मास 14 है और एटॉमिक नंबर 7 है यानी ऑड है, तब भी ये एनएमआर एक्टिव है। या फिर आपका ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर इवन है और एटॉमिक मास ऑड है तो वो एनएमआर एक्टिव है, जैसे C13। बेसिकली एनएमआर एक्टिव वो कंपाउंड्स होंगे, वो एटम्स होंगे जिनका कोई भी एक चीज़ एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर में से ऑड हो या फिर दोनों ही, यानी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर अगर ऑड है तो वो एनएमआर एक्टिव होगा। और यहीं अगर हम बात करें एनएमआर इनएक्टिव की, तो अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों ही इवन है तो वो एनएमआर इनएक्टिव है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपका जो एलिमेंट है वो एनएमआर एक्टिव है या नहीं। इसी को हम स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर देखें तो एलिमेंट्स विद स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट इक्वल टू 0 दैट इज एनएमआर एक्टिव। यानी आपके एलिमेंट्स जिनका स्पिन क्वांटम नंबर 0 नहीं है वो एनएमआर एक्टिव होते हैं, और जिनका स्पिन क्वांटम नंबर 0 होता है वो एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, हम जो पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर वो क्या है? द थ्योरी बिहाइंड एनएमआर कम्स फ्रॉम द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस की जो स्पिन है उसको हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में रख के और विदाउट मैग्नेटिक फील्ड के, और उसके जो चेंजेस हैं उनको हम नोट करेंगे। ओके, तो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर स्पिन की। देखिए, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैसे ही हमारे प्रोटॉन्स की भी स्पिन होती है। इलेक्ट्रॉन की दो स्पिन होती है ना, +½ और -½ वैसे ही हमारे प्रोटॉन्स की भी स्पिन होती है। तो हम देखेंगे हमारे प्रोटॉन्स को, आप देख सकते हैं इसकी डायग्राम में कि ये हमारे प्रोटॉन्स हैं। हम प्रोटॉन्स को इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। हमने अभी अपने एटम को, न्यूक्लियस को विदाउट मैग्नेटिक फील्ड रखा है, यानी उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है। तो हमारे जितने भी प्रोटॉन्स मौजूद होंगे न्यूक्लियस में वो सभी रैंडमली अरेंज्ड होंगे, यानी इनकी कोई अरेंजमेंट नहीं है, इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इधर उधर कैसे भी रैंडमली अरेंज्ड हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई का मतलब बाहर से हम उसे चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमारे जो प्रोटॉन्स हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ यानी पैरेलली अलाइन करेंगे। यानी
अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ ये है तो हमारे प्रोटॉन्स का नॉर्थ भी इसी के नॉर्थ के साथ होगा और साउथ इसी के साउथ के साइड में होगा, यानी ये इसके पैरेलली अरेंज्ड हैं। और इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं अल्फा स्पिन स्टेट, और ये मोस्ट स्टेबल स्टेट है। ठीक है, हमारे प्रोटॉन्स के लिए ये सबसे स्टेबल स्टेट है जिसमें ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली अलाइंड है। इसके बाद हम इस पे और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे ही हम इसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ाएंगे तो ये जो प्रोटॉन्स हैं ये 180 डिग्री पे रोटेट कर जाएंगे, यानी जस्ट उल्टे हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये 180 डिग्री पे रोटेट कर जाएंगे। इसका मतलब अब इसका जो नॉर्थ है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ है और हमारे प्रोटॉन्स का साउथ एक डायरेक्शन में होंगे। देख सकते हैं आप, ये हमारा नॉर्थ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का है और ये साउथ हमारे प्रोटॉन्स का है, यानी ये अब 180 डिग्री पे यानी बिल्कुल उल्टे जो है रोटेट हो गए। इसको हम कहते हैं बीटा स्पिन स्टेट, और ये हमारी लीस्ट स्टेबल स्टेट है, यानी हमारे जो प्रोटॉन्स हैं वो यहाँ पर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो जो भी लीस्ट स्टेबल स्टेट होती है वहाँ पे हमारे मॉलिक्यूल्स, हमारे प्रोटॉन्स, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहना नहीं चाहते। सभी चीज़ क्या चाहती है? स्टेबिलिटी। तो प्रोटॉन्स भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, यानी वो इस पोजीशन में यानी बीटा स्पिन स्टेट में नहीं रहेंगे। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने एब्जॉर्ब करी थी उतनी वो अब रिलीज करेंगे और वापस अल्फा स्पिन स्टेट में आ जाएंगे। अल्फा स्पिन स्टेट में मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। और जो मैग्नेटिक फील्ड जो ये मैग्नेटिक फील्ड रिलीज होगी इसको हम डिटेक्टर से पास कराएंगे। डिटेक्टर से हम स्पेक्ट्रम लेंगे। स्पेक्ट्रम क्या होता है? ग्राफ। स्पेक्ट्रम होता है ग्राफ, और ये ग्राफ होता है इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ, जिसमें हमें पीक्स मिलती हैं। ओके, इससे हम पता लगा लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं और उनकी क्या कंडीशन है, उनकी क्या सराउंडिंग है। क्लियर है बेटा? और ये जो आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं ये है टीएमएस, ये हमारी रेफरेंस पीक है। और रेफरेंस पीक के लिए हम जो रेफरेंस सॉल्यूशन लेते हैं वो लेते हैं टीएमएस का सॉल्यूशन, और टीएमएस है हमारा टेट्रामिथाइल साइलेन, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये जो आपने देखा है ये पूरा प्रोसेस जो है ये होता है किसी एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर। अब हम इसकी पढ़ लेते हैं क्या? इंस्ट्रूमेंटेशन। तो बेटा ये है इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन, जहाँ पे ये जो आपने प्रोसेस पढ़ा है कि अल्फ़ा स्पिन स्टेट आती है, बीटा स्पिन स्टेट आती है, फिर से अल्फ़ा आती है, तो ये चीज़ें कहाँ पे होती हैं और कैसे काम करती हैं ये आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा मैग्नेट। ठीक है, ये है हमारा सैंपल होल्डर, टेस्ट ट्यूब की तरह है, और इसके अंदर हमारा सैंपल सॉल्यूशन भरा हुआ है और इसको हमने कॉइल्स से लपेटा हुआ है, ये कॉइल्स इसको कवर कर रही हैं। ठीक है बेटा, अब ये है आपका ट्रांसमीटर, ये है आपका डिटेक्टर, और यहाँ से हम बनाएंगे स्पेक्ट्रम। ये है आपका मैग्नेटिक कंट्रोलर। ठीक, अब क्या होता है देखिए, होगा क्या, ट्रांसमीटर से हम 60 मेगाहर्ट्ज़, ये फिक्स्ड है, 60 मेगाहर्ट्ज़ की मैग्नेटिक फील्ड हम इस पे अप्लाई करेंगे सैंपल होल्डर पे, जिसके अंदर सैंपल फील्ड है। ठीक है, जो हमारा मॉलिक्यूल है वो इसके अंदर है, और इस पे हम 60 मेगाहर्ट्ज़ की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। जब हम इस पे 60 मेगाहर्ट्ज़ की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो हमारे प्रोटॉन्स होंगे वो किस में चले जाएंगे? अल्फ़ा स्पिन स्टेट में। किस में? अल्फ़ा स्पिन स्टेट में हमारे प्रोटॉन्स चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम इस मैग्नेटिक कंट्रोलर से धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे। ठीक है, और इतनी बढ़ाएंगे कि हमारे इसमें जो प्रोटॉन्स अल्फ़ा स्पिन स्टेट में गए थे अब वो बीटा स्पिन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड आएगी और इसे बीटा स्पिन स्टेट में कन्वर्ट करेगी। अब बीटा स्पिन स्टेट में क्योंकि वो स्टेबल तो है नहीं, तो अब उसके बाद फिर हम इसे बंद कर देंगे। फिर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसको रोकेंगे। अब जो बीटा स्पिन स्टेट में गए हैं वो वापस किस में आना चाहेंगे? अल्फ़ा स्पिन स्टेट में। तो जैसे ही ये अल्फ़ा स्पिन स्टेट में आ रहे होंगे तो ये अपनी बाकी मैग्नेटिक फील्ड को जो इन्होंने एब्जॉर्ब करी थी यहाँ से उसे रिलीज़ करेंगे, और वो जो रिलीज्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जाएगी आपके डिटेक्टर में। ठीक है, डिटेक्टर से हम इंटेंसिटी लेंगे स्पेक्ट्रम में, और जितनी मैग्नेटिक
कंट्रोलर में मैग्नेटिक फील्ड रिलीज हुई होगी उसको भी हम यहाँ पे लेंगे, और एक इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ प्लॉट होके आएगा, जिससे कि हम ये पता लगाएंगे कि कितने तरह के हाइड्रोजन और कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। आई रिपीट, यहाँ पे पहले आप 60 मेगाहर्ट्ज़ देंगे, 60 मेगाहर्ट्ज़ से ये अल्फ़ा स्पिन स्टेट में जाएगा। उसके बाद आप और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे जिससे कि वो बीटा स्पिन स्टेट में जाएंगे प्रोटॉन्स, फिर उसको बंद कर देंगे। फिर जो आपके बीटा स्पिन स्टेट में प्रोटॉन्स गए होंगे वो वापस अल्फ़ा स्पिन स्टेट में आना चाहेंगे, तो जो इन्होंने एब्जॉर्ब की होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड उसे फिर से रिलीज़ करेंगे। जो रिलीज़ करेंगे वो डिटेक्टर में जाएगी और डिटेक्टर के थ्रू हम स्पेक्ट्रम में जाएगी। स्पेक्ट्रम से हमें एक ग्राफ मिलेगा, वो होगा इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच, जिसमें पीक्स आएंगे और उन पीक से हम पता लगाएंगे कि कितने तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो अभी तक के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग ऑफ एनएमआर पढ़ लिया है। अब अगली क्लास में हम देखेंगे शील्डिंग एंड डी शील्डिंग इफेक्ट ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, थैंक यू।